नमस्कार दोस्तों, आज है अपना डे 6 20 डेज़ 20 मिनट्स चैलेंज का। और आज हम कंप्लीट ESR रिवाइज़ करने वाले हैं थ्रू PYQ। भाई, अगर आपका सच में टारगेट है CSIR नेट JRF 26 का तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बीच में नहीं छोड़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सीखने वाले हैं सिर्फ 20 मिनट्स में। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है। रीज़न पूछ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्या होगा। ESR को हम किस रीजन में स्टडी करते हैं भाई? माइक्रोवेव में। ये लर्न करने वाली बात है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। रेडियो वेव NMR के लिए होता है, माइक्रोवेव इज़ फॉर ESR। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। इन द EPR स्पेक्ट्रम ऑफ टेट्रागोनल कॉपर टू कॉम्प्लेक्स, ओके फाइन। और ये दिया है, इसने G की वैल्यू दी है जहाँ पे पैरेलल की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू परपेंडिकुलर देन फ्री इलेक्ट्रॉन की है। तो हमें ये बताना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ रिसाइड करेगा ऑर्बिटल में। ठीक बात। पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि G हमें बताता क्या है। G वैल्यू से हमें क्या पता चलता है? G वैल्यू हमें बताती है पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, जैसे आप NMR में पोजीशन ऑफ सिग्नल्स किससे पता कर रहे थे? केमिकल शिफ्ट से। वैसे ही यहाँ पे क्या है? G वैल्यू है। ठीक है। अब ये G वैल्यू जो है वो देखो, 3 एक्सिस हैं, अलग अलग एक्सिस की अलग अलग G वैल्यू होगी। G X के लिए होगी, G Y के लिए होगी और G Z के लिए होगी। अब वो डिपेंड करता है, अगर ये आइसोटोपिक बिहेवियर शो करेगा तो ये तीनों वैल्यू कैसी होंगी? सेम होंगी, यानी कि एक G की वैल्यू आनी है। लेकिन और ये कब होगा ये भी याद कर लेना। ये आपको कब मिलेगा? अगर आपको या तो लिक्विड दे दें, या फिर आपको गैस दे दें, या फिर कैसा हो? एमोर्फस सॉलिड हो, या फिर क्या हो? एमोर्फस सॉलिड हो। तो वहाँ पे G की वैल्यू 1 आएगी। G की वैल्यू कितनी आएगी? 1, अगर इनमें से कोई ऑप्शन है तो। अब किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये अलग अलग कैटेगरी में जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में या तो क्या हो? स्फेरिकल टॉप। स्फेरिकल टॉप कौन से होते हैं? या तो आपका टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल। परफेक्टली टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल बोल रही हूँ मैं, इस बात को याद करना, आगे क्वेश्चन में ध्यान आएगा। ठीक है। अगर जॉन टेलर डिस्टोर्शन लग गया तो वो परफेक्टली नहीं होगा, वहाँ पे G की वैल्यू 1 नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ये परफेक्टली के लिए है, तो यहाँ पे G की वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सियल सिमेट्री आ जाए, एक्सियल सिमेट्री किस में होगी? जैसे स्क्वायर पिरामिडल आ जाए। एक्सियल सिमेट्री किस में है? जैसे स्क्वायर पिरामिडल शेप है, या फिर टेट्रागोनल इलोंगेशन या कंप्रेशन आ रखा है। इलोंगेशन और कंप्रेशन, टेट्रागोनल इलोंगेशन एंड कंप्रेशन, ये किस में आ जाते हैं? एक्सियल सिमेट्री में आ जाते हैं। जो ये हमारा एग्जांपल दिया कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स, ये क्या है? टेट्रागोनली डिस्टोर्टेड है ना भाई, ये जॉन टेलर डिस्टोर्शन है इसमें। तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है? एक्सियल सिमेट्री में आ रहा है। यहाँ पे G की वैल्यू देखो कैसे होती है, यहाँ पे ऐसे होती है GX इज इक्वल टू तो GY होगा, बट दिस इज नॉट इक्वल टू GZ, ये इसके इक्वल नहीं होता। तो इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? GX और GY को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं G परपेंडिकुलर से। वैसे तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, और वो किस डायरेक्शन में लगाते हैं? वो Z एक्सिस में लगाते हैं। ठीक है, Z एक्सिस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो जो ऑर्बिटल DZ² में होंगे, जो DZ² ऑर्बिटल है वो तो क्या हो जाएगा? यानी Z एक्सिस वाला तो क्या हो जाएगा? वो तो पैरेलल में काउंट हो जाएगा। और जो XY वाले हैं वो क्या हो जाएंगे? वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ये वैसे आता है। लेकिन फिर भी याद रखने के लिए, मान लो अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ, भूल जाओ, तो ऐसे याद रखना, हम जनरली 2D स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं ना, ये X एक्सिस होती है और ये Y एक्सिस होती है, और ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो XY को तो कैसे दिखाएंगे हम? XY को तो दिखाएंगे परपेंडिकुलर से, और GZ को है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल से, क्योंकि ये Z एक्सिस के अलोंग हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे होते हैं। तो Z पे जो भी होगा वो उसके क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करने का ऐसे भी तरीका कर लेना। ये Z एक्सिस है, Z में ये 2 पैरेलल है, मैंने तो ऐसे याद कर रखा था, आप लोग देख लेना जैसे भी समझ आए। बाकी ऐसे रहेगा, अगर XY है तो परपेंडिकुलर है, तो इसको G परपेंडिकुलर से डिनोट करेंगे, और अगर G Z पे पूछेंगे तो इसको पैरेलल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और थर्ड फॉर्म होती है, वो होती है कायरल या फिर रोम्बिक। इसमें क्या होती है? इसमें तीनों वैल्यू डिफरेंट होती है, कोई भी किसी के इक्वल नहीं होता।
जी एक्स नॉट इक्वल टू जी वाई नॉट इक्वल टू जी जेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, इसकी 3g वैल्यू मिलेंगी आपको, और यहाँ पे कितनी मिलेंगी, यहाँ पे 2g वैल्यू मिलेंगी एक्सियल सिमेट्री वाले में। एक तो जी एक्स जी वाई के लिए मिलेगी और एक जी परपेंडिकुलर के लिए मिलेगी, एक जी परपेंडिकुलर के लिए मिलेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो था आपकी जनरल नॉलेज के लिए सारा। देखो भाई, अब टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन दो टाइप की होगी, या तो इलोंगेशन होगी। इलोंगेशन में कैसे होता है, इलोंगेशन में क्या होता है कि ये तू मत हिल भाई, वापस आ जा। इलोंगेशन में क्या होगा, इलोंगेशन में समथिंग ऐसा होता है कि जेड एक्सिस वाले ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं और जो एक्स वाई पे हैं वो मेटल के ज़्यादा नज़दीक है, तो इनमें ज़्यादा रिपल्शन होता है। तो इलोंगेशन की एनर्जी ऑर्डर अगर आपको याद हो, स्प्लिटिंग कैसे होती थी, इलोंगेशन में स्प्लिटिंग कैसे होगी, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की हाईएस्ट होगी, फिर किसकी आएगी, डी जेड स्क्वेयर की आएगी, ये इलोंगेशन की लिख रही हूँ मैं, फिर किसकी आएगी, डी एक्स वाई की, देन आएगी डी एक्स जेड और डी वाई जेड की, ऐसे आएगी। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जेड में, जेड एक्सिस पे जो थे लिगेंड्स वो बाहर चले गए हैं, वो इलोंगेट हो गए, तो वो रिपल्शन कम फील करेंगे, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएंगे। जबकि डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर वाले हैं जो, वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे, उनकी एनर्जी हाई हो जाती है। अभी कॉम्प्लेक्स क्या है अपना, D9 है। ठीक है, D9 इलेक्ट्रॉन फिल करो फटाफट, ऐसे करोगे 8 और एक 9 आ गया, ये इलोंगेशन में है। अब देखो इसको ऐसे याद करना, वैसे तो हमने पढ़ रखा है कि जो G होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। दैट मीन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसकी जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इस वाले केस में किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिख रही है आपको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, डी जेड स्क्वेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है और डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक बात। और एक्स वाई को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे आप, एक्स वाई को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक्स वाई को परपेंडिकुलर से, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस मैंने बताया था परपेंडिकुलर होगा। ये तो किसके लिए है, एक्स वाई के लिए है, और ये किसके लिए है, ये आपका जेड के लिए है। इसमें से देख के बता दो मुझे किसका ज़्यादा होगा, यहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ज़्यादा किसकी है यहाँ पे, जी पैरेलल की ज़्यादा होगी, डी जेड स्क्वेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये एक तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये कंफ्यूजिंग लगे तो अब इसको ऐसे याद कर लेना, जो मेरी शॉर्ट ट्रिक है, कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ ऊपर है ना एनर्जी में, उससे अपोजिट वाले की जी की वैल्यू ज़्यादा कर दो। यहाँ पे एक्स वाई में है ना इलेक्ट्रॉन, तो जी की वैल्यू अब किसकी ज़्यादा होगी, जेड वाले की ज़्यादा होगी। तो किसकी ज़्यादा होगी, जेड वाले की। ये नोट करके लिख लो चाहे तो, ये ट्रिक है अगर आपको कन्फ्यूज़न होती हो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जी की वैल्यू कम कर दो, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में था, यानी कि जी में जो एक्स वाई में आता है उसकी वैल्यू छोटी होगी एज़ कम्पेयर टू पैरेलल वाले से। ये ट्रिक है, या तो इसको ऐसे कर लो या फिर इसको ऐसे याद कर लो कि जो जी होता है, ये तो है ही कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें इनमें से देखनी थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा किस में होगी, डी जेड स्क्वेयर में, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। या तो ऐसे कर लो या फिर ये ट्रिक याद कर लो कि ऊपर सबसे ज़्यादा जिसकी एनर्जी होगी, जिस उस ऊपर वाली एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जी की वैल्यू उसके उल्टी हो जाएगी, उसकी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर यही बात बोल रहा है, देखो जी पैरेलल की वैल्यू ज़्यादा बोली है ना इसने, और जी फ्री इलेक्ट्रॉन की कितनी वैल्यू होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की होती है 2.003। दिस जी ई रिप्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। पैरेलल की वैल्यू ज़्यादा, दैट मीन आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया बी में, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में। क्लियर है भाई ये, चलो आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ फाइन एंड हाइपर फाइन लाइन बतानी है। थर्ड क्वेश्चन देख कर रहे हैं हम, टोटल नंबर ऑफ फाइन एंड हाइपर फाइन। देखो फाइन लाइन किसे बोलते हैं हम, पहले वो देखो। मेरे को बड़ी कन्फ्यूज़न होती थी जब मैं इस चीज़ को पढ़ती थी, मेरे को बड़ा कन्फ्यूज़न होती थी कि फाइन लाइन किसको बोलना है। फाइन लाइन जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वो आपस में क्या करने शुरू कर देते हैं, वो एक तरीके से जैसे आप एनएमआर में कपलिंग स्टडी कर रहे थे ना, वो वाली चीज़ है। अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में
कपल करना शुरू कर देंगे। इनकी कपलिंग की वजह से क्या आती है भाई, फाइन लाइन आती है। हाइपर फाइन लाइन कब आएगी, हाइपर फाइन लाइन तब आती है जब आपका इलेक्ट्रॉन किसके साथ कपल कर रहा है, जब वो मेटल के न्यूक्लियाई के साथ कपल कर रहा है, तब हाइपर फाइन लाइन आती है। जैसे कि कैसे बोलूँ मैं, ऐसे समझ लो, जैसे हाँ H2 ये है रेडिकल कैटायन है, इसमें बताओ इसमें क्या आएगी, इसमें फाइन लाइन आएगी कि हाइपर फाइन लाइन आएगी, यहाँ पे हाइपर फाइन लाइन आएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो एक है, एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियाई कितने हैं, दो प्रोटॉन है ना, तो ये दो प्रोटॉन इसको क्या कर रहे हैं, कपल कर रहे हैं, इसकी वजह से इसकी कपलिंग हो रही है, तो इसकी क्या आएगी, इसकी ट्रिपलेट आ जाएगी। जैसे NMR में करते थे सेम वैसे ही है। H2 की ट्रिपलेट कैसे आई, समझ गए, ये एक इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से स्प्लिट हो रहा है, इन दो प्रोटॉन की वजह से स्प्लिट हो रहा है। और अपना फॉर्मूला क्या होता था, 2Ni+1, N की वैल्यू कितनी है 2, I की वैल्यू कितनी होती है, न्यूक्लियर स्पिन प्रोटॉन के लिए हाफ, +1 कितना आ जाएगा 3। तो ऐसे ट्रिपलेट आई है। ये बात क्लियर है, फाइन लाइन और हाइपर फाइन लाइन आई होप क्लियर हो गया होगा अब आपको किस वजह से आती है। और ये फाइन लाइन की वजह से ही जीरो फील्ड स्प्लिटिंग होती है, वो आगे क्वेश्चन में बताऊंगी क्या होती है। अभी इस क्वेश्चन को देखो फटाफट, यानी हमें फाइन लाइन में क्या देखना है, सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, ठीक है। अगर फाइन लाइन पूछ ले तो हम क्या काउंट करेंगे, सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसके लिए कह रहा है वो, Mn2+ के लिए। Mn2+ क्या हो जाएगा, D5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए भाई, और ये मैं 20 मिनट्स का चलाना फिर भूल गई। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए अपने पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 5, ठीक है। दैट मीन यहाँ पे फाइन लाइन कितनी होगी, फाइन लाइन होगी 5। अब वो क्या कह रहा है, हाइपर फाइन लाइन भी बतानी है। हाइपर फाइन कैसे निकालोगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन की निकाल लो हाइपर फाइन लाइन। एक इलेक्ट्रॉन कितना स्प्लिट करेगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन मेटल की वजह से करेगा, तो कैसे निकालोगे भाई, 2Ni+1 वाला रूल लगा लो। क्या हो जाएगा, 2 × मेटल कितना दिया है, मैंगनीज 1 है, आई की वैल्यू 5/2 दे रखी है, ये रही, देन +1 कितना हो गया 6। और ऐसे कितने हैं, ऐसे 5 है, तो एक के लिए निकाला ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 5 6 जा 30, तो आंसर क्या आ गया, C। क्लियर है, जो मैं कहना चाह रही हूँ समझ आ रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब क्या कह रहा है, टेट्रागोनल डिस्टोर्टेड क्रोमियम 3 कॉम्प्लेक्स है, फाइन जीरो फील्ड स्प्लिटिंग हुई है, उसकी वजह से हमें क्या बताना है, क्रैमर डबलेट कितनी आई होगी। पहले देखो क्रैमर डिजेनरेसी होती क्या है, ये क्रैमर डिजेनरेसी आपको वहाँ दिखेगी जहाँ पे मोर देन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर देन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है भाई। जैसे एग्जाम्पल इसी का देख लो, इसमें कितने दे दिए, क्रोमियम 3 मतलब कितना आ गया, क्रोमियम 3+ है, D3 हो गया, यानी कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी MS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3/2, ठीक है। ये स्प्लिट कैसे करेगा, इसमें से एक एक माइनस करते हैं ना, 3/2 से हमें कहाँ तक लेके जाना होता है, -3/2 तक, +3/2 से -3/2 तक लेके जाओगे, तो क्या क्या वैल्यू आएंगी, 3/2, हाफ, -हाफ और -3/2, ये वैल्यू आनी है, ठीक है। अब देखो NMR में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे लेवल डीजनरेट हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने लेवल हैं, 4 हैं, 1 2 3 4 लेवल है। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते थे तब ये स्प्लिट करता था, लेकिन इसमें क्या होता है कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे, इनकी भी तो रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं ना, इनके बीच में भी तो रिपल्शन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसकी डीजनरेसी को ब्रेक कर देंगे और इनको ऐसे डिवाइड कर देंगे, डीजनरेसी ब्रेक हो गई। डीजनरेसी ब्रेक होने का रीज़न क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किस वजह से हुई है ये, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी हमने इन पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अभी 0 है, बट ये स्टिल स्प्लिट हो गया है। रीज़न क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसकी वजह से स्प्लिटिंग हो जाती है। और वो कैसे स्प्लिट करेंगे, ये दोबारा बनाती हूँ मैं इसको, देखो ये ऐसे स्प्लिट कर जाएंगे, ये +-3/2 में और ये +-हाफ में, ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। जब इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे फिर ये फर्दर ऐसे स्प्लिट होने वाले हैं,
जब इन पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। यहाँ पे जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भाई अप्लाई करी है, तब जाके ये क्रैमर डीजनरेसी वाले भी क्या हो गया, ये क्रैमर डीजनरेसी भी यहाँ पे क्या होगी, ब्रेक होगी जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगी। तो ये वाला जो ब्रेक हुई इसको हम क्या बोलते हैं, क्रैमर डीजनरेसी। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन के लिए कितने पेयर आ रहे हैं, देख लो 2 पेयर आए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो आंसर आ गया आपका बी। ठीक है, आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। EPR ऑफ अ फ्री रेडिकल, ठीक है, ये क्या पूछा, सिलेक्शन रूल पूछ रहा है भाई। सिलेक्शन रूल याद करना पड़ेगा, MS के लिए +-1 होता है और MI न्यूक्लियर स्पिन के लिए क्या होता है, 0। आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द EPR स्पेक्ट्रम, ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करनी है करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी। EPR इसका देखो, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा बनता है, इस टाइप का कुछ होगा, यहाँ पे फिर फर्दर समथिंग होगा, तो ये स्क्वायर पिरामिडल टाइप हो गया ना। और उसने क्वेश्चन में मेंशन भी किया था कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री कैसे होते थे, एक्सियल वाले, जिसमें क्या होगा, Gx = Gy बट नॉट इक्वल टू Gz। तो G की वैल्यू कितनी आनी थी, 2G की वैल्यू आनी थी ना, तो 1G की वैल्यू तो नहीं होगी, तो ऑप्शन कट गया, सी वाला ऑप्शन तो कट गया। बाकी देखो, अगर आपको आइडिया ना हो ना और तुक्का लगा रहे हो तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। ये क्या कह रहा है, ए वाला देखो, ए और डी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। इट हैज़ 2G वैल्यूज, इट हैज़ 2G वैल्यूज, और डी क्या कह रहा है, इट हैज़ 2 पैटर्न ऑफ 8 लाइन्स, ठीक है, ये हो सकता है। ए और सी देखो, इट हैज़ 2G वैल्यू और इट हैज़ 1G वैल्यू, दोनों चीज़ सेम कैसे हो सकती है, या तो 2G वैल्यू होगी या 1G वैल्यू होगी, तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा, बी ऑप्शन तो नहीं होगा। ऐसे ही देखो नेक्स्ट एक डी वाला भी देखो क्या कह रहा है कि इट हैज़ 8 लाइन ओनली और इट हैज़ 2 पैटर्न, सेम कैसे हो सकता है, या तो एक बार 8 लाइन होगी या फिर 2 पैटर्न हो गया, तो 1 पैटर्न हो गया, 2 पैटर्न होंगे, तो ये डी भी नहीं हो सकता। यानी कि अब आपके पास 50-50 आ गया, आपको तुक्का लगाना है तो ए में से और सी में से लगाना है। अगर किसी को आइडिया ना हो तो वो ऐसे ऑप्शन कट करते हैं, ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके फिर हम आंसर तक जाते हैं। बाकी देखो क्वेश्चन कैसे होगा, हमें ये तो पता चल गई कि इसकी वैल्यू क्या आनी है, इसके पास 2G की वैल्यू होती है, यानी ए स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आपको दूसरा भी ना पता हो तो आंसर तो आ गया, बट फिर भी देखो कैसे होगा। अब स्प्लिटिंग कैसे होगी, आई की वैल्यू 7/2 दी है, ब्रेक कर दो, 2Ni+1 वाला रूल लगा के वेनेडियम 1 दिया है, इंटू 7/2 + 1, तो ये आ गया 8, यानी कि 8 लाइन के कितने पैटर्न बनने वाले हैं, 2। ठीक बात, आगे चलो तो